श्रोताओं नमस्कार। आज 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये दिन क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर विश्व रक्षा, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सोशियोलॉजी की और कन्वीनर हैं एनएसएस कैंपस यूनिट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी, नमस्कार। आज तो विश्व जनसंख्या दिवस है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को इस दिन के महत्व के बारे में बताएं। देखिए जगमोहन जी, समाज के लिए सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है वो ह्यूमंस होते हैं। तो 1987 एक ऐसा साल था 1987 का, जब यूनाइटेड नेशंस को ये लगा कि जहाँ तो पॉपुलेशन पहले एक बहुत अच्छा रिसोर्स था, अब पॉपुलेशन की जो स्पीड थी बढ़ने की वो ज़्यादा हो गई, और उसको संभाल पाना और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा पाना, वो शायद उनको लगा कि लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और उसी वर्ष में विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब का आंकड़ा उसने पार किया। बिल्कुल। तो 11 जुलाई 1987 जो है वो ये दिन 1987 में डिसाइड किया गया कि ये एक दिन मनाया जाए। और मैंने आगे भी किसी एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि ऑल्दो हमारे पास हर दिन होता है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में सोचने और डिस्कस करने, लेकिन मैं पर्सनली इस बात को मानती हूँ कि हमें एक डेडिकेटेड दिन रखना चाहिए किसी ना किसी विषय पे, क्योंकि उस दिन हमारी सारी एनर्जी फोकस उस एक विषय और इशू पर रहता है। इसी तरह से जब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे डिसाइड किया गया 11 जुलाई, वो इसी कारण से किया गया कि इस एक दिन में हम सारी बातें, डिस्कशंस, अपनी फोकस एनर्जी इस बात पर लाएं कि हम अपनी जनसंख्या को कैसे एक रिसोर्स की तरह, ह्यूमन रिसोर्स की तरह देख सकते हैं, और जहां हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आगे पूरी एक डिस्कोर्स आइडियोलॉजी आई, उस तरफ बढ़ने के लिए कैसे हमें इसकी स्पीड, इसकी रेट को रोकना होगा, और ऐसे कौन सी परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे सामने लाती है, और इन चैलेंजेस को हमें फिर हैंडल कैसे करना है, और फाइनली जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे। जी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात है तो उसके बहुत सारे मीन्स हैं, साधन हैं उसके, लेकिन जब तक हम किसी चीज़ के नफ़ा या नुकसान से वाकिफ नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक ऐसा संभव नहीं है कि उस पर इम्प्लीमेंट करें या उसका जो लाभ है दुनिया को मिल सके, हमारी इस धरती को मिल सके। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं या अभियान चलाए जाते हैं, मैं चाहता हूं कि उनके बारे में आप बताइए कि किस तरह। देखिए, मैं बेसिकली एजुकेटर हूं, और मैं ज़रूर यहाँ एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि क्योंकि बच्चों को पढ़ाई से, शिक्षा से, चाहे वो विद्यालयों में हो या महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में, वहाँ पर जब हम उनकी पढ़ाई में इस चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं तो इसको वो करिकुलर मान के ही फिर सीखते, पढ़ते, डिस्कस करते हैं। ऑल्दो आजकल को करिकुलर को भी हम उतना ही महत्व देते हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊं, जैसे हम सोशियोलॉजी में सोशल डेमोग्राफी पढ़ाते हैं, या एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या एनी अदर डिसिप्लिन का जो हमारा हिस्सा है, उसमें पॉपुलेशन हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि हम जब उनसे ये बात करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, या इवन मैं आपको बोलूँ ह्यूमन राइट्स की भी अगर हम बात करते हैं, तो वो तभी आती है जब हम पॉपुलेशन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, फिर पॉपुलेशन के नंबर्स और ग्रोथ की बात करते हैं। तो मुझे लगता है जब ये सब हमारी पढ़ाई का और उस अवेयरनेस का हिस्सा बन जाता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों को ये सिखा पाना कि जनसंख्या हमारे लिए क्या है, ये किस रेट से बढ़नी चाहिए, और इसको कंट्रोल करने का जो मुद्दा है वो हमारे समाज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है। जी। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि हम कर क्या सकते हैं। तो क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हूँ, चाहे वो वुमेन स्टडीज़ हो या एनएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें हम स्टूडेंट्स को वॉलंटियर्स के रूप में देखते हैं, उनसे बहुत सारे कार्यक्रम करवाते हैं, उनको उन कार्यक्रमों के द्वारा ये उनके अंदर सोच लाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें, उन पर हमें थोपना ना पड़े, वो अपने आप ये समझें कि अगर आज हमारे आसपास एनवायरनमेंट का इशू है, पर्यावरण खराब है, सैनिटेशन का इशू है, या जेंडर इनइक्वालिटी है, ये सब इसलिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है। तो इन सब नंबर्स को मैनेज करके एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, टू बहुत सारे सोशल
डिफेंस मैकेनिज्म्स को बढ़ाना, जैसे सोशल डिफेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ ज़रूर एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि जब हम सोशल डिफेंस बोलते हैं तो उसमें 2-4 मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, जैसे जो लोग बेगरी में इन्वॉल्व हैं जी, उनका है, जो बच्चे ड्रग अब्यूज़ में आ जाते हैं, या जो ट्रांसजेंडर्स हैं जो एक अलग अब एक उनका ग्रुप है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ा है। और समाज का ही चौथा हिस्सा है। बहुत ज़रूरी हमारे एल्डरली लोग, हमारे बूढ़े, तो जहाँ हम यंग लोगों पर बहुत अपना एम्फेसिस कर रहे थे, अब सोशल डिफेंस मैकेनिज्म हमें कहता है कि इन 4 स्पेशली इश्यूज और मुद्दों पर, जो अगेन आप देखोगे कि एक बाय प्रोडक्ट है हमारी जनसंख्या का, तो हमें उस सब डिफरेंट सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इन सब मुद्दों पे हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आज बात कर रहे हैं और हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, उन्हें ये ध्यान आ जाएगा कि इस तरह के लोग, इस तरह के ग्रुप्स भी हमारे समाज में हैं जो समाज का एक इंटेग्रल पार्ट हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। और इन सब को हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं जो उनका मेन कॉज है, जो नंबर ऑफ पीपल है, वो भी करना है। जी, हम जनसंख्या की बात करते हैं और लोगों का यही सोचना होता है कि सपोज मेरे इतने बच्चे हैं तो उसकी परवरिश मैंने करनी है। किसी को इससे क्या, सरकार या वॉलंटियर्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस इस पर जोर देते ही रहते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग रन में कितना इफेक्ट पड़ता है आप देखिए। बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी बढ़ती जाती है, और देखा जाए हमारे जो पर्यावरण हमारा है, पर्यावरण में जो हमारे कुदरती वसीले हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, दे आर लिमिटेड हैं। आबादी बढ़ने से पैदा होने वाली मुख्य चुनौतियां किस तरह आज मुंह खोल के हमारे आगे एक दैत्य की तरह खड़ी हैं? आपने ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस और चुनौतियों को लिस्ट कर दिया, और जहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो गरीबी की है। बिकॉज़ ये जो पढ़ाई लिखाई और अवेयरनेस और इन बातों को समझ पाना एक एजुकेटेड वर्ग के लिए और एक थोड़ा सा इकोनॉमिकली बेटर ऑफ लोगों के लिए आसान होता है, लेकिन एक गरीब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है उसका बाय द एंड ऑफ द डे उसके रोजी रोटी का ध्यान हो पा रहा है कि नहीं, आर दे एबल टू अर्न सो मच कि उनका वो दिन निकल पा रहा है कि नहीं। तो उनके लिए वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली पेयर ऑफ हैंड्स होते हैं जी, कि ये लोग, और हमारे घर में 6 जो दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर और आ गए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पर्सपेक्टिव जो है, ये अलग अलग क्लास, अलग अलग ग्रुप, कम्युनिटी के होने से, क्योंकि आपके रिसोर्सेज बहुत डाइवर्स हैं, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, तो वो सोच है। तो किस तरह से हम इसको ह्यूमन रिसोर्स तो समझें, लेकिन हम इसको डेफिनेटली कंट्रोल करने की भी कोशिश करें कि एकदम से बहुत हमारा नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एज यू वेरी राइटली सेड, आपने सही तरीके से कहा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर आप पानी देखिए, इस समय पानी की बहुत किल्लत है, बिजली की बहुत समस्या है, तो और बड़े शहरों में देखेंगे तो हाउसिंग की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम अपने इलाके को ना देखकर उनको देखें तो कितने स्लम्स आपको मिलेंगे, और जब एक बार स्लम्स बन जाते हैं तो जहाँ आपने बाकी चुनौतियों की बात की, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाइजीन की समस्या, सैनिटेशन की समस्या उन स्लम्स में, और फिर उसमें सारी इवन डिफरेंट तरह की एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूजेस, क्राइम, और आप देखेंगे बहुत सारा जो स्पेशली यंग लोगों में क्राइम है वो इसी तरह की बैकग्राउंड से है। सो बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ जा, जैसे शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है अभी की, हमारे पास फ्री एजुकेशन भी है, कंपलसरी एजुकेशन भी है, और हमारी जो नई नीति है शिक्षा की, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं कि वो शिक्षा सब तक पहुंचे, लेकिन क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। जी, आपने कुछ वर्गों की बात की, जैसे हमारे बुजुर्गों की आपने बात की, ट्रांसजेंडर्स की बात की, बेटियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसकी बात की। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनके प्रति भी एक आम इंसान की तरह, एक दूसरे किसी नागरिक की तरह अपना रवैया रखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा बुजुर्गों की। बुजुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए? देखिए, आज हम क्लेम करते हैं कि भारत जो है एक यंगेस्ट नेशन है, क्योंकि यूथ की जो पॉपुलेशन है 65% के अबाउट वी आर यूथ हमारे इंडिया में, लेकिन यही यूथ कुछ सालों के बाद उतने ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे। तो बुजुर्गों के लिए हमारा रवैया किस तरह से होना चाहिए ताकि हम भी उन्हें समाज का हिस्सा, अपनी जनसंख्या का हिस्सा, अपने समाज का हिस्सा समझ के चलें? देखिए, मुझे लगता है बुजुर्गों के विषय पर हमें 2 तरह से देखने की ज़रूरत है। एक है जहां हम समाज का जो दायित्व है, और दूसरा है सरकार का जो दायित्व है।
इन दोनों का जब तालमेल होगा तो ही चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, कोई भी वर्ग हो, उसका ध्यान रख सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ एल्डरली केयर की बात कर रहे हैं तो आई थिंक एक तो हमारी वैल्यूज़ और दूसरा ये भी कि हमारी जितनी हम अगर अपने आसपास अर्बनाइजेशन, मॉडर्निटी, ग्रोथ, माइग्रेशन ये सब देखें तो हमेशा एक छोटी जगह से बड़ी जगह की ओर लोग उड़ान भरते हैं कि एक गांव का आदमी छोटे शहर में आएगा, छोटे शहर से बड़े शहर में जाएगा, बड़े शहर से मेट्रो में जाएगा, मेट्रो का विदेश चला जाएगा। तो ये एक बहुत इरिवर्सिबल सा प्रोसेस है जिसे हम ये रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पेरेंट्स का एम्बिशन होता है, जो पेरेंट्स इस एज में तो भूल जाते हैं कि कल को वो बुजुर्ग होने वाले हैं और उनके बच्चे आसपास नहीं होंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा। तो एक तो वो हमें थोड़ा सा उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है कि हम बच्चों पर ये लादें और थोपे ना, हम अपने आसपास अपने देश में जो अच्छा है उसके बारे में भी उनको बताएं, उनको उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करें ताकि वो अपना जो करियर है वो यहाँ बनाएं और अपने माँ बाप के आसपास रहें। प्लस समाज में हम आपस में एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, रिलेशनशिप्स हैं, वो बिल्डअप करें। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये रिलेशनशिप ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, आउट ऑफ किनशिप रिलेशनशिप्स हैं, बट मैं मोहल्ला रिलेशनशिप की भी बात कर रही हूँ, मैं कलीग्स के रिलेशनशिप की भी बात कर रही हूँ कि जो लोग आपस में काम करते हैं एक जगह पर, उनकी आपस में जो नेटवर्किंग है वो कल को जब हम सब बुजुर्ग हो जाएं तो आपस में एक दूसरे का ध्यान रख सकें। मोहल्ले में जो आप पुराने ज़माने में भी देखा करते थे कि मोहल्ले में एक दूसरे को जितना लोग जानते हैं उतना किसी नई जगह में नहीं जानते हैं, तो वो मोहल्ले का नेटवर्क भी होना चाहिए। सो ये एक सामाजिक दायित्व की बात है। फिर है सरकारी दायित्व कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी बने। मुझे क्लियरली लगता है इंस्टीट्यूशनल केयर ज़रूर होनी चाहिए। तो ये जो इक्का दुक्का ओल्ड एज होम्स हैं वैसे ना रह के बहुत सारी और अदर एजेंसीज भी इसमें पार्टनरशिप करें और हम अच्छे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें सरकार की तरफ से भी, जिसमें बुजुर्गों को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सिक्योरिटी रहे कि कल को अगर वो अकेले रह जाते हैं तो उनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी सिक्योरिटी का, मतलब जो पर्सनल सिक्योरिटी की कोई ब्रेक इन नहीं कर रहा है, टू हेल्थ का कि उनको जब भी हेल्थ इमरजेंसी हो, थर्ड कहीं पे भी इकोनॉमिक, बैंकिंग, दिस दैट कुछ भी करने का, एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी चैलेंज जो बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा आता है और उसमें बहुत सारे स्कैम्स और क्राइम्स भी हैं। तो उस सब की अगर मदद दोनों तरफ से हो सके तो आई थिंक जिस तरह से मैंने एल्डरली की बात की है इसी तरह से बाकी सारे वर्गों और कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को भी हैंडल किया जा सकता है। इतना हमारे पास समय नहीं है कि सारे वर्गों पर हम विस्तृत बात कर सकें, लेकिन एक दो चीज़ें मैं ज़रूर इसमें प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। महिलाओं की बात, महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, इक्वली कैपेबल हैं, हमारी 50% की आबादी है, जहाज़ वो चला रही हैं, डॉक्टर वो हैं, जिन्हें मतलब हर जगह किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जी 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 बिल्कुल। इस समस्या को बदलने के लिए, इसको दूर करने के लिए समस्या को क्या आपके पास कोई उपाय है या क्या आप समझाना चाहेंगे एज अ टीचर? आप तो एक उपाय से ज़्यादा मैं अपनी सोच को यहाँ शेयर करना चाहूँगी। मुझे लगता है महिलाएं ही महिलाओं की मदद कर सकती हैं। तो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से यही बात करती हूँ, सिस्टरहुड होना चाहिए। मतलब जहाँ एक तरफ हम हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, ये वक्त है कि हम बहन चारा लाएं। ये जो एक सोच है समाज की महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती हैं उसको हटा दें, बिकॉज हर ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से compete कर ही लेता है। लेकिन महिलाएं जहाँ अपनी कैपेसिटी को यूज़ करके थोड़ा आगे बढ़ने की, चाहे वो घरेलू रूप से है या घर के बाहर है, तो उन्हें हमेशा एक दूसरे की दुश्मन कह दिया जाता है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामें, हैंड होल्डिंग करें, एक दूसरे को धक्का ना मारें लेकिन पुश करें टू मूव अप, तो आई थिंक फिर उन्हें कोई पीछे नहीं समझ सकता है। तो उनकी जितनी भी हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी की बात है, उसको हैंडल करने के लिए ये एक बिगिनिंग पॉइंट मेरे विचार से है। दूसरा, घरों में और समाज में एक लार्जर उसमें हर एक को थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। और ये मैं ये नहीं बोल रही कि मर्दों को होना पड़ा कि औरतों को, मैं कह रही हूँ हर किसी को सेंसिटिव होना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की एक बेसिक मिनिमम रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि एक महिला अगर खाना बनाती है ये एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, सफाई करती है ये एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। घर के काम को भी उतनी ही महत्वता और उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी एक कुर्सी पे बैठ के बॉस को मिलती है। तो आई थिंक जब ये सोच आ जाएगी कि हर काम की डिग्निटी है तो महिलाओं को भी मिलेगा। और डेफिनेटली सेंसिटिविटी की ज़रूरत है।
हमें अपना ये जो पेट्रियार्कल सोच है कि जिसमें हमें लगता है पितृ सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैंने कह दिया तो कह दिया वाली जो बात है, वो थोड़ा सा मर्दों को थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, और महिलाओं को अपने अंदर की कैपेसिटी को जो है ना वो मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर, मतलब मुझे लगता है घर में भी जो महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकलती हैं वो एक दूसरे का साथ दे सकती हैं, उन्हें ये आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बदल सकता है। देखिए माहौल बहुत बदला है, ऐसी बात नहीं है। आज हम जो कर पा रहे हैं, आज से 40 साल पहले हमारी मदर्स नहीं कर सकती थी। तो बदल रहा है और आने वाला ज़माना भी बदलेगा। सो आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग चेंजिंग। डॉक्टर साहब, आप एक शिक्षिका हैं, प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र की, समाज को बड़े करीब से आप देखती हैं, पढ़ती हैं, और उसके साथ साथ आप कन्वीनर हैं एनएसएस जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस की। तो युवाओं में जहाँ कहते हैं ना समस्याएं होती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं रे ऑफ होप भी होती है। तो आप एनएसएस में युवाओं के साथ डील करती हैं और उन्हें भी नेचुरली आप जागृत करती होंगी। जो जनसंख्या बढ़ने की समस्या है उसके बारे में, उस चुनौती से निपटने में आप नौजवानों में कौन सी होप देखती हैं जब आप इनसे मिलती हैं? देखिए मुझे लगता है स्पेशली यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में नौजवान उस उम्र में होते हैं जब वो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए अपने आप को कमिट करने वाले होते हैं, या इसके बारे में सोच रहे होते हैं, या इस उम्र पे होते हैं कि इनके डिसीजंस ले सकें। तो आई थिंक उनको अगर ये सब बातें हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, करिकुलर और को करिकुलर दोनों तरीक़ों से जब हम समझा पाते हैं, चाहे वो हम एक इन्वाइटेड टॉक करके करें, डिस्कशन करें, स्टूडेंट्स के कैंप्स में हम लोगों को बुलाएं, तो उनको जब ये समझ आएगा कि पर्यावरण की अगर बात कर रहे हैं, ये भी जनसंख्या से लिंक्ड है, ठीक है। अगर हम चाइल्ड अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, इनइक्वालिटी, इस सब की बात करें, ये सारी जनसंख्या से लिंक्ड है, क्योंकि जितने कम नंबर होंगे उनको हैंडल करना आसान रहता है, उन तक पहुंच पाना आसान रहता है। लार्जर नंबर में आप हर एक तक नहीं पहुंच सकते। तो मुझे लगता है जब हम उनसे ये बात करते हैं तो एनएसएस के वॉलंटियर्स बहुत अनुशासित होते हैं जी। तो उनमें बहुत डिसिप्लिन होता है, लेकिन ये सब बातें हम उनसे प्यार से, बहुत सॉफ्टली और बहुत तरीके से अगर हम कह सकते हैं, बिकॉज आजकल के ज़माने में और अब जो वक्त है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, वी हैव टू बी फ्रेंडली टू एवरीवन। मतलब आप अनुशासन को स्ट्रिक्टली नहीं लगा सकते, तो ये बात भी आप स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि हमें अपने नंबर्स कम करने हैं, हमें फैमिली प्लानिंग करनी है, यू कैन नॉट हैव अ लार्जर फैमिली साइज एंड ऑल दैट। आई थिंक हमको उनकी, जब हमें किसी की भी सोच बदलनी होती है तो हमें धीरे धीरे समझाना पड़ता है, और धीरे धीरे और प्यार से, और एकदम उनको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे ये उनकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। जब ये बात उनकी समझ में आ जाती है तो आई थिंक चेंज आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम एनएसएस में भी और बाकी सारे अपने प्लेटफॉर्म से भी बच्चों के साथ इन सब विषयों पर बात करते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि यही है, बिकॉज दे आर द टुमारोज सोसाइटी, और यही लोग बदलाव लाएंगे। हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, अब वी आर देयर विद आवर एक्सपीरियंस, लेकिन ये जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, नया युवा है, यही जो है वो युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति बन सकता है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हम दुनिया की नंबर 1 की जनसंख्या जो ताकत है बन चुके हैं, और हम आज के दिन ये प्रण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्वांटिटी, इन नंबर्स तो हम बढ़ गए हैं, हमें क्वालिटी में भी बढ़ना है। तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ हमें ध्यान देना होगा, तभी हमारा देश जो विश्व गुरु बनेगा या एक विकसित देश बन पाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रोफेसर विश्व रक्षा, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई और आज के दिन हमारे सुनने वालों के लिए बात की, बहुत सारी जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।